चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे ऐतिहासिक कदम की बात करेंगे जिसने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदलकर रख दी। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 370 की। इसे सिर्फ एक मामूली कानूनी बदलाव मत समझिए, ये असल में 7 दशकों तक चले एक बेहद उलझे हुए घटनाक्रम का क्लाइमैक्स था। तो आइए बिना किसी बायस के सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर समझते हैं कि इस ऐतिहासिक ताले को कैसे खोला गया। शुरुआत बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म जैसी होती है। सोचिए, 4 अगस्त 2019 की रात है, दिल्ली में रात के करीब 11 बज रहे हैं और एक गाड़ी खामोशी से राष्ट्रपति भवन के गेट पर आकर रुकती है। उस वक्त किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि क्या होने वाला है। उसी वक्त कश्मीर घाटी में अचानक हलचल तेज हो जाती है। आधी रात होते होते एकदम कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, फोन लाइंस कट, इंटरनेट बंद और नेटवर्क पूरी तरह से ठप। और कुछ ही घंटों बाद एक एडवाइजरी आती है, अमरनाथ यात्रा तुरंत रोक दी जाए। ये सब एक बहुत बड़ा इशारा था कि कुछ ऐतिहासिक आकार ले रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक 70 साल पुराने बिल्कुल कॉन्क्रीट जैसे संवैधानिक ढांचे को रातों रात कैसे खत्म कर दिया गया। 4 अगस्त की वो रहस्यमयी रात कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। आज के इस विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे, लेकिन इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस बुनियाद को देखना होगा जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। भाग 1, विलय की जड़ें। चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। ब्रिटिश काल में जम्मू और कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। 1925 में महाराजा हरि सिंह यहाँ के शासक बने। फिर आता है 1947, जब भारत और पाकिस्तान 2 नए देश बने। उस समय रियासतों को ये आज़ादी मिली थी कि वो दोनों में से किसी भी देश के साथ जा सकते हैं। शुरुआत में महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को बिल्कुल स्वतंत्र रखने का मन बनाया था। लेकिन अक्टूबर 1947 में हालात रातों रात पलट गए। पश्तून कबायली लड़ाकों ने पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर पर हमला बोल दिया और वो तेजी से श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे। इस क्राइसिस में महाराजा हरि सिंह ने तुरंत भारत से मिलिट्री सपोर्ट मांगा, लेकिन मदद के लिए एक लीगल शर्त थी। और नतीजा 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर साइन हो गए। कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। इंडियन आर्मी ने मोर्चा संभाला और बाद में यूएन के दखल से युद्ध विराम हुआ। जो हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया वो आज भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ। इन्हीं युद्ध जैसे हालात के बीच 1949 में भारत का संविधान तैयार हो रहा था। कश्मीर की उस खास सिचुएशन को देखते हुए एक टेम्पररी अरेंजमेंट किया गया और यही था आर्टिकल 370। इसके तहत भारतीय संसद को जम्मू कश्मीर में सिर्फ 3 चीजों पर कानून बनाने का हक मिला: डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस। इसके अलावा कोई भी सेंट्रल लॉ लागू करने के लिए वहां की राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य कर दी गई। भाग 2, संवैधानिक ताला। अब ये व्यवस्था बनी तो हालात को संभालने के लिए थी, लेकिन धीरे धीरे ये एक ऐसे संवैधानिक ताले में बदल गई जिसे खोलना लगभग नामुमकिन लगने लगा। 1950 के दशक के आखिर तक ये सिस्टम इतना मजबूत हो गया कि इसने कश्मीर की राजनीति को एक बहुत ही यूनिक और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में ला खड़ा किया। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस आर्टिकल के अंदर ही एक बहुत ही सख्त कानूनी पेच फंसा हुआ था। इसे हटाने के लिए सिर्फ संसद का पास करना काफी नहीं था। इसके लिए खास तौर पर जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सिफारिश चाहिए थी। लिटरली यही वो शर्त थी जिसने इसे एक ऐसा ताला बना दिया जिसकी चाबी मिलना ही मुश्किल था। और मामला तब और उलझ गया जब साल 1957 आया। 1957 में जम्मू और कश्मीर की इस संविधान सभा ने अपना काम पूरा किया और वो डिसॉल्व हो गई, यानी भंग कर दी गई। अब इसका सीधा सा मतलब ये था कि आर्टिकल 370 को हटाने के लिए जिस लीगल बॉडी की जरूरत थी वो बची ही नहीं। यही वजह थी कि अगले 60-70 सालों तक इस ताले को कोई खोल नहीं पाया। इसी बीच एक और बहुत अहम चीज जोड़ी गई, आर्टिकल 35A। 1952 के दिल्ली समझौते के बाद 1954 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इसे लाया गया। इसने तय किया कि जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी यानी परमानेंट रेजिडेंट्स कौन होंगे। सिर्फ इन्हीं लोगों को वहां जमीन खरीदने, बसने और सरकारी नौकरी पाने का एक्सक्लूसिव राइट मिला। भारत के बाकी राज्यों के लोग वहां ये सब नहीं कर सकते थे। इन संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ साथ कश्मीर घाटी ने कई दशकों तक भारी उथल-पुथल झेली। 1980 के दशक में पाकिस्तान समर्थित प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गया।
90 का दशक आते आते हालात इतने खराब और हिंसक हो गए कि लाखों कश्मीरी पंडितों को अपनी जान बचाने के लिए अपना ही घर छोड़कर पलायन करना पड़ा। और ये सिलसिला थमा नहीं। 2016 में भी बुरहान वानी एनकाउंटर के बाद बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन हुए। अस्थिरता मानो वहां का नॉर्मल बन चुकी थी। भाग 3, कानूनी चाबी तैयार करना। अब जंप करते हैं मॉडर्न पॉलिटिक्स की तरफ। 2014 में जब केंद्र में नई सरकार बनी तो ये मुद्दा वापस से मेनस्ट्रीम में आ गया। मैनिफेस्टो में भी इस पर पुनर्विचार करने का वादा था। उसी साल राज्य में चुनाव हुए और एक बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड गठबंधन बना, पीडीपी और बीजेपी की सरकार। लेकिन विचारधाराएं अलग होने की वजह से ये गठबंधन ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। और यहीं से चीजें दिलचस्प होती हैं। देखिए कैसे एक पॉलिटिकल घटनाक्रम ने एक नया लीगल रास्ता खोल दिया। जून 2018 में गठबंधन टूटा, सरकार गिर गई। उसके बाद लगा राज्यपाल शासन। ठीक 6 महीने बाद दिसंबर 2018 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अब लीगल टर्म्स में इसका मतलब ये था कि राज्य की विधानसभा भंग हो चुकी है और कानून बनाने की पूरी पावर सीधे दिल्ली यानी भारतीय संसद के पास आ गई है। इसी सिचुएशन ने केंद्र को एक नई कानूनी चाबी दे दी। इस बड़े कदम से ठीक पहले ग्राउंड पर सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई। 2019 के मध्य में कश्मीर घाटी में 38,000 एक्स्ट्रा सैनिक तैनात किए गए। इसी भारी सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन बंदी के बीच वो रात आई जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। घाटी पूरी तरह से कंट्रोल में थी और हर कोई बस किसी बड़े ऐलान का इंतजार कर रहा था। और फिर आती है 5 अगस्त 2019 की वो ऐतिहासिक सुबह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक महत्वपूर्ण प्रेसिडेंशियल ऑर्डर CO-272 जारी किया। इस ऑर्डर ने सीधा 370 को नहीं छुआ, बल्कि संविधान के आर्टिकल 367 में एक नया इंटरप्रिटेशन जोड़ दिया। ये एक बेहद स्मार्ट और सटीक लीगल मूव था जिसने 70 साल पुरानी पहेली को सुलझा कर रख दिया। अब इस पॉइंट पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही असली गेम चेंजर है। हुआ ये कि आर्टिकल 370 में जहां राज्य की संविधान सभा लिखा था, इस नए आदेश ने उसकी व्याख्या को बदलकर राज्य विधानसभा कर दिया। और क्योंकि उस समय वहां राष्ट्रपति शासन था, तो विधानसभा की सारी ताकत किसके पास थी? बिल्कुल, भारतीय संसद के पास। मतलब जिस संवैधानिक ताले को खोलने के लिए एक गायब हो चुकी असेंबली की चाबी चाहिए थी, वो चाबी अब लीगली संसद के हाथ में आ गई थी। भाग 4, ऐतिहासिक निरसन। 5 अगस्त 2019 को सुबह ठीक 11 बजे राज्यसभा एक बहुत बड़े ऐतिहासिक पल की गवाह बनी। गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर का नया ब्लूप्रिंट पेश किया। उन्होंने आर्टिकल 370 को खत्म करने का प्रस्ताव और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल दोनों एक साथ सदन के पटल पर रख दिए। ये लिटरली वो पल था जिसके बारे में दशकों से सिर्फ बातें ही होती थीं, और इसे जबरदस्त सपोर्ट मिला। राज्यसभा में जब वोटिंग हुई तो 125 सांसदों ने इस ऐतिहासिक कदम के पक्ष में अपना वोट दिया। ये साफ दिखा रहा था कि इस बड़े बदलाव को व्यापक राजनीतिक स्वीकृति मिल रही है। अगले ही दिन ये प्रस्ताव लोकसभा पहुंचा। वहां तो समर्थन और भी बड़े पैमाने पर था। पूरे 351 सांसदों ने इस बिल के फेवर में वोट डाला और इसी के साथ दोनों सदनों की मंजूरी मिलने के बाद 70 सालों से चला आ रहा वो स्पेशल स्टेटस ऑफिशियल तौर पर हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इस फैसले ने सिर्फ स्पेशल स्टेटस ही खत्म नहीं किया, बल्कि पूरे रीजन का भूगोल और प्रशासनिक ढांचा भी बदल दिया। जम्मू और कश्मीर को 2 अलग-अलग यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। एक तरफ जम्मू और कश्मीर, जिसे अपनी खुद की विधायिका यानी लेजिस्लेटर के साथ यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और दूसरी तरफ लद्दाख, जिसे बिना विधायिका के एक अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। तो आखिर में 7 दशकों से लगा वो मजबूत संवैधानिक ताला खुल ही गया। आर्टिकल 350A और 370 के वो स्पेशल प्रोविजंस अब अतीत का हिस्सा बन चुके हैं। ये सिर्फ एक लीगल अमेंडमेंट नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। अब सोचना यह है कि इस ताले के खुलने के बाद कश्मीर और भारतीय राजनीति के भविष्य में और कौन से नए चैप्टर लिखे जाएंगे। आने वाले वक्त में इसका असर क्या होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इस जटिल विषय को गहराई से समझने के इस सफर में काफी कुछ नया जानने को मिला होगा।